हेलो एवरीवन, पीकेबी रीड 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे आर्ट टेट 2011 लेवल 1 सीडीपी के क्वेश्चंस। ये हमारा मॉक नंबर 21 है। देखिए बच्चों, आर्ट टेट वाला ये पेपर करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हम पीकेबी रीड 100 टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो राजस्थान स्टेट से रिलेटेड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है कि क्या पैटर्न है। ऑल्दो ये पेपर थोड़ा पुराना है मगर हमें फिर भी पता चलेगा कि किस तरीके से राजस्थान में टीचर रिक्रूट करने के लिए वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये हमें सीडीपी में भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टॉय एज रेफर्स टू यानी खिलौनों की आयु कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था को, हाँ भाई इसे ही कहा जाता है। लेट चाइल्डहुड नहीं। बेबीहुड शैशव अवस्था, इसे भी नहीं कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की जो एज होती है लगभग 2 से 4 साल का वो बच्चा होता है। 2 से 4 साल वाला बच्चा कौन से स्कूल के अंदर जाएगा? वो प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर जाएगा यानी केजी वेजी वाले स्कूल में वो जाएगा। उसमें आप देखते होंगे कि बच्चों के लिए बहुत सारे ढेरों खिलौने लेके रखे होते हैं क्योंकि बच्चा उस दौर में खिलौनों से खेल रहा होता है। अगर वो उसके साथी भी होते हैं साथ में तो वो पैरेलल प्ले कर रहे होते हैं यानी कि अपने अपने खिलौनों से खेल रहे होते हैं। ऑल्दो वो एक साथ एक जगह पर है मगर न्यारे न्यारे अपने अपने खिलौनों में खेल रहे हैं। तो यही बात है कि अर्ली चाइल्डहुड को यानी पूर्व बाल्य अवस्था, इसको जो हमें प्री स्कूल एज भी कहते हैं क्योंकि प्री स्कूल एज हो गई हमारी जो हमारी किंडरगार्टन, उसके अंदर खिलौने और खिलौनों में पैरेलल प्ले, तो सब आप रिलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया हमारा अर्ली चाइल्डहुड। बेबीहुड शैशव अवस्था, ये तो भाई 0 से 2 साल की हो गई, इसके अंदर ये नहीं है। लेट चाइल्डहुड, इसको तो इसके अंदर तो बच्चा जो होता है फुल गेम खेलने लग जाता है, इसको तो प्ले एज कहा जाता है, गेम एज कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है। बच्चा अपने समूह में रहकर नियमों से खेलों को खेलना शुरू कर देता है। टॉय एज नहीं है इसका नाम लेट चाइल्डहुड का। सो हमारा 1 हो गया। सेकंड, अर्ली चाइल्डहुड, फिर दोबारा अर्ली चाइल्डहुड पे सवाल आ गया क्योंकि लेवल 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज्यादातर चाइल्डहुड से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेंगे। देखिएगा आप तो अर्ली चाइल्डहुड हमने देखी जैसे 2 से 6 हमारी लगभग है। तो इसके अंदर क्या है? ये प्री गैंग एज है। बिल्कुल सही, क्योंकि गैंग एज जो होती है ना यानी गिरोह में खेलना, ग्रुप में खेलना, वो जो होती है वो होती है हमारी लेट चाइल्डहुड। ठीक है। और प्री यानी पहले, तो गैंग एज से पहले वाली स्टेज, ये बिल्कुल सही है, तो अर्ली चाइल्डहुड होती है। इमिटेटिव स्टेज, बच्चा अनुकरण करके इसमें बहुत कुछ करता है। बच्चा जो बड़ा कर रहा होता है उसको अनुकरण करके, 2 से 6 साल वाला प्री स्कूल में जाने वाला बच्चा वो उसको अनुकरण कर रहा होता है, तो ये इमिटेटिव एज भी है। क्वेश्चन इतने सारे होते हैं इसके अंदर कि इसको क्वेश्चनिंग एज भी कहा जाता है क्योंकि बच्चा हर चीज पे प्रश्न करना चाहता है। बच्चा बहुत उत्सुक होता है, बच्चा जानना चाहता है चिड़िया क्यों उड़ती है, सूरज क्यों निकलता है, ऐसे ढेरों प्रश्न। बच्चे की जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है इसमें स्पीड से इस एज के अंदर, उतने ही बच्चों के क्वेश्चन चैटर बॉक्स स्टेज भी इसे कहा जाता है क्योंकि बच्चा चैटर बॉक्स की तरह बहुत सारे सवाल पूछता रहता है, तो ये क्वेश्चनिंग एज भी है। प्ले एज, हाँ भाई अर्ली चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्ले एज नहीं है। प्ले एज जो है ना वो लेट चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषता है। तो यही इसका आंसर है। हमें बतानी थी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो है प्ले एज, क्योंकि बच्चा गेम में, प्ले में, नियम के साथ लेट चाइल्डहुड में समूह में खेलना शुरू करता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लग जाता है। अब लेट चाइल्डहुड हमने देखा कि हमारी लेट चाइल्डहुड आप देख सकते हैं कि लगभग हमारा जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है ना पियाजे के टर्म्स में, वो होती है। बच्चा 3rd स्टेज जो है पियाजे की, उस वाली स्टेज में लगभग लेट चाइल्डहुड के अंदर होता है। अब कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर हमें पता है कि बच्चा जो है वो मास का कंजर्वेशन, नंबर का और एरिया, तीनों का ही कंजर्वेशन करने लग जाता है, मगर कॉन्क्रीट चीजों के साथ यानी कि मूर्त चीजों के साथ, अमूर्त चीजों के साथ नहीं। तो वही लेट चाइल्डहुड में बच्चा जो है वो कन्वर्जन तीनों चीजों का सीख लेता है। इसका आंसर ये है। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन टास्क कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला कंजर्वेशन आप देखिए लिक्विड का, 2 गिलासों में पानी है, एक जैसा है। उसके बाद 1 गिलास से आपने
थोड़ा चौड़े वाले गिलास में पानी पोर किया और पूछा कि किस में ज्यादा है, तो ये हमारा पहला कंजर्वेशन टास्क हुआ और वो हुआ लिक्विड का। दूसरा है नंबर का यानी संख्या का। इसके अंदर 2 लाइनों में एक जैसे कॉइन्स है। इसके बाद हमने पहली लाइन में कॉइन्स छोटे छोटे करके रख दिए और फिर पूछा कि कौन सी रो में कौन सी पंक्ति में कॉइन ज्यादा है। तो अगर बच्चा सेम बता देगा कि दोनों में बराबर है तो वो कंजर्वेशन ऑफ नंबर कर रहा है, यानी कि उसको पता है कि नंबर गिनकर की ऊपर और नीचे बराबर है, तो उनका कंजर्वेशन कर रहा है, यानी उसको पता है कि मैं इस चीज से उसको मतलब चौड़ा करके कन्वर्जन करके रख भी रहा हूं तो चीजें नहीं बदलती, चीजें जो है वो इकट्ठी कंजर्व रहते हैं, यानी कि उनका नंबर सेम है। के बाद आ गया तीसरा लेंथ यानी कि लंबाई का। अब 2 लाइनें हैं, उसके बाद क्या करो, जो एक लाइन है, एक स्टिक है उस लाइन की, उसको थोड़ा टेढ़ा रख दो और फिर पूछो कि क्या कौन सी लंबी है, क्या दोनों सेम लेंथ की है। अगर बच्चा जो है ये बता देता है कि दोनों सेम लेंथ की है तो वो कंजर्वेशन ऑफ लेंथ करने लग जाता है। नंबर 4 मास का यानी कि वजन का। 2 बॉल है, ठीक है, इसके बाद आप कन्वर्जन करो यानी एक बॉल को चपटा कर दो, सॉसेज जैसा बना दो और उसके बाद बच्चे से पूछो कि क्या दोनों में वजन एक जैसा है। अगर बच्चा बता देता है हाँ एक जैसा है तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास भी करने लग जाता है। और सबसे एंड में जो डेवलप होता है यानी कि आप जो है लगभग 12 साल तक, 10 से 12 साल तक, ये जो है कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड, नंबर, लेंथ, मास, ये पहले होते हैं और सबसे एंड में जो होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एरिया यानी क्षेत्रफल। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि एक गाय है और ये बता दिया कि ये 8 ग्रास के पीसीज है। उसके बाद उन ग्रास पीसीज को छोड़ा छोड़ा करके रख दो और उससे पूछो कि कौन सी गाय ज्यादा ग्रास पीसीज खाएगी या फिर सेम खाएगी। तो अगर वो बता देता है कि ऐसे चौड़ा रखने से कुछ नहीं होता, नंबर तो सेम ही रहता है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ एरिया करने लग जाता है। तो कंजर्वेशन आप देखिए लिक्विड का, नंबर का, लेंथ का, मास का और एरिया का, ये होते हैं हमारे 5। और सबसे एंड में जो कंजर्वेशन होता है वो होता है एरिया का। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि जो हमारी 7 से 11 होती है, जब बच्चा 11 साल का हो जाता है लगभग, तो वो एंड में सारे कंजर्वेशन करने लग जाता है और एरिया का कंजर्वेशन सबसे एंड में होता है। सो लेट चाइल्डहुड पीरियड के अंदर बच्चा तीनों का कंजर्वेशन करने लग जाता है जब वो खत्म होता है। विकास का अर्थ है ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला से। सिर्फ परिवर्तन तो नहीं होते, ये गलत है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के कारण होने वाले चेंजेस, नहीं, ये भी नहीं है। अब हम पहले ये देखते हैं कि हमारा विकास है क्या। विकास जो है वो हमारा क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। विकास के अंदर ग्रोथ है यानी कि मात्रात्मक है, शरीर में परिवर्तन होना ये है, और गुणात्मक भी है। गुणात्मक में आप देखेंगे सामाजिक विकास, समाज में कैसे आप विकास कर रहे हो, भाषा का आपका कैसे विकास हो रहा है, आपकी नैतिकता का कैसे विकास हो रहा है। तो विकास जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर, यानी जब आप वो पेट में ही होता है ना बच्चा, तब डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है और जब तक मृत्यु होती है तब तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये देखिएगा। अब डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है हमारी मैच्योरेशन को और एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लर्निंग समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैच्योरेशन क्या होती है यानी परिपक्वता क्या होती है। परिपक्वता वो होती है सिक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे जैसे हमारा शरीर बायोलॉजिकल इन्नेट होता है यानी कि अंदर से हम एक जेनेटिकली हमें पता है कि हम जब हमारा एडोलेसेंस खत्म हो जाएगा तो वो इंसान पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब हर तरीके से उसकी लंबाई, चौड़ाई, मतलब उसकी फुल ग्रोथ हो चुकी होती है, तो वो कहलाती है हमारी परिपक्वता, मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल चेंजेस अकर इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, और ये जो हमारे शारीरिक चेंजेस होते हैं ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। यानी कि बच्चे के जैसे आप देखें परिपक्वता में पहले दूध के दांत निकलेंगे, फिर वो टूटेंगे, फिर पक्के दांत निकलेंगे। तो एक परिपक्वता का एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है जिसके कारण बच्चे को नई नई एबिलिटी बच्चा सीखता है। ब्रेन के अंदर चेंज होता है और नर्वस सिस्टम के अंदर होता है मेनली मैच्योरेशन के कारण, परिपक्वता के कारण। और बच्चे की थिंकिंग और मोटर स्किल्स धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाती है। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा कोई काम करता होगा, सोच करता होगा, चिंतन करता होगा, और एक बड़ा करता है, तो उसमें फर्क है ना। वो इसलिए है कि उसकी मैच्योरेशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। उसका दिमाग और वो सारी चीजें उसकी मैच्योर हो गई हैं जब वो बड़ा हुआ है। Children must mature to a certain point before they can progress a new skill. बच्चे को एक
पॉइंट तक मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, जब तक वो नई स्किल सीखे। अब जैसे कि आप देख सकते हो, आप बिल्कुल ही छोटे बच्चे को गाड़ी चलाना तो नहीं सिखा सकते ना, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हुआ है। तो वही बात है कि एक नई स्किल सिखाने के लिए एक सर्टेन पॉइंट ऑफ मैच्योरेशन ज़रूरी होता है। मैच्योरेशन के पैटर्न यानी परिपक्वता के पैटर्न वो इन्नेट होते हैं, यानी कि इनबॉर्न होते हैं, जन्मजात होते हैं, जेनेटिकली प्रोग्राम होते हैं। बच्चे का जो वातावरण होता है और लर्निंग होती है, वो बच्चे का जो वातावरण होता है और अधिगम होता है, वो डिटरमाइन करता है कि बच्चे का कैसे उसे एक्सपीरियंस जो बच्चे को मिल रहे हैं और कैसे उसका मैच्योरेशन है, और वो डिटरमाइन करेगा उसकी डेवलपमेंट को। तो डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो डिपेंड करता है परिपक्वता के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल करता है कि आप परिपक्व हो गए तब आपका विकास होगा, मतलब आपको उस स्टेज तक का, मतलब आपको उतना परिपक्व तो होना जरूरी है ना। और लर्निंग पे भी डिपेंड करती है विकास, यानी आप इन्वायरमेंट से कितना सीख रहे हो, कैसे आपके डिजायरेबल बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो मुझे लगता है ना, वो डी होना चाहिए। हाँ, ऑल्दो इसका वर्ड प्रोग्रेसिव ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये लगातार होने वाले चेंजेस है। इसका आंसर वैसे इन्होंने सी दे रखा है, वो मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वता और एक्सपीरियंस, यानी कि जो अनुभव है, जो कि आप लर्निंग कर रहे हो उसके कारण। तो इसका आंसर डी है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के कथन में कौन सा तथ्य सही नहीं है, कथन सत्य नहीं है, ये देखना है। ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज ए हैजर्ड्स। हाँ, हर विकास के क्षेत्र के अपने खतरे होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। जैसे कि एडोलेसेंस है, उसके अपने खतरे हैं कि बच्चा बड़ा तो हो गया है और मतलब शारीरिक रूप से भी, मगर क्या वो डिसीजन ले पाना में इतना सक्षम है या नहीं। तो ये डेवलपमेंटल हैजार्ड्स हर स्टेज से जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये गलत है भाई। बढ़ावा देने से विकास जो है वो मदद करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, वाइगोस्की जो थे, उन्होंने कहा था कि बच्चे का डेवलपमेंट लेवल अगर ये है और हम पहुंचा सकते हैं बच्चे को यहाँ पे कौन मदद कर रहा है? एडल्ट्स, मोर नॉलेजेबल, जो उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चे का विकास को हमने एक छोटे स्तर से बड़े क्षेत्र तक पहुंचाया, सिर्फ मदद कर कर, मीडिएट कर कर, तो उसकी डेवलपमेंट बढ़ी ना। तो वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विकास। तो यानी स्टिमुलेशन से बच्चे के डेवलपमेंट में विकास का स्तर ऊंचा बढ़ा, तो डेवलपमेंट एड होती है, यानी मदद होती है उसकी स्टिमुलेशन, यानी उसको बढ़ावा देने से। आप जो है, छोटे बच्चा है, अगर वो लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी हो रही है, तो आप बहुत सारे उसको प्रिंट रिच इन्वायरमेंट दे, आप उसको लैंग्वेज का बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे, तो बच्चा जो है वो जल्दी बोलना सीख जाता है, उसका जल्दी भाषाई विकास हो जाता है। तो वो स्टिमुलेशन से डेवलपमेंट एड हुई ना, यानी उसमें बढ़ावा हुआ ना, तो वो तो होता है। और हमें बताना है कि ये कह रहा है नहीं होता, तो वही गलत बात है। फिर भी हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। हाँ भाई, सांस्कृतिक परिवर्तनों से विकास प्रभावित होता है, ये भी सही है, क्योंकि कल्चर, समाज और वो सारी डेवलपमेंट जो है वो हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, यानी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि यानी हम जैसे देख सकते हैं विकास की अवस्थाओं में कि हमारा अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि लगभग लेट चाइल्डहुड का बच्चा है, तो वो चीजों को देख तो लेता है, मगर वो अमूर चिंतन इतना नहीं कर पाता, तो यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं कर पाता। तो वो हर एक का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर है, वो हमने देखा। तो ये तो है। डेवलपमेंट यानी विकास जो है वो कल्चरल चेंजेस से अफेक्ट होता है। इसका एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे आज की डेट में हमारी टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे कि अब जो है ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है, तो विकास जो हो रहा है, यानी कि जो आपकी स्टडी हो रही है, वो डेवलपमेंट, वो अफेक्ट हो रही है ना सामाजिक परिवर्तन के कारण। कोरोना हुआ, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह सब चली, तो उसके कारण जो आपको डेवलपमेंट स्कूल में जाके करनी थी, यानी स्कूल एक इंस्टीट्यूशन था, वो रिप्लेस हुआ, यानी उसका टेम्पररी सॉल्यूशन निकाला गया ऑनलाइन टीचिंग। तो उससे आपकी डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हुई ना कल्चरल चेंज के कारण। जो समाज, कल्चर ने एक ऐसा टूल प्रोवाइड किया, पहले तो स्कूल दे रहा था, अब वो ऑनलाइन टीचिंग दे रहा है, तो उससे आपके विकास में फर्क तो पड़ा ना। ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है, आप इससे याद कर सकते हैं। में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? यानी लेट चाइल्डहुड वही हमारा 6 से 12, मतलब लगभग एडोलेसेंस से पहले वाला, ठीक है। तो लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, बिल्कुल सही, क्योंकि ये प्ले स्टेज है, गेम स्टेज है, तो उसमें तो आप
स्किल्स अगर याद करेंगे, फिजिकल स्किल्स सीखेंगे तो वो आपको मदद ही करेगी। तो ये तो सही है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अचीविंग अ मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, अब यानी कि पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये जो चीज है ना, ये एडोलेसेंस में आती है, लेट चाइल्डहुड में नहीं आती, किशोर अवस्था में आती है। वही इसका आंसर है कि रोल लेना, यानी सामाजिक रोल ऐसा लेना कि ये आदमी से जुड़ी चीज है और ये औरत से जुड़ी हुई चीज है। तो वो रोल जो है, सामाजिक रोल, वो किशोर अवस्था में ज्यादा डेवलप होता है, लेट चाइल्डहुड में नहीं होता। यही इसका आंसर है। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, हाँ, बच्चा खुद आत्मनिर्भर करने लगता है। जैसे हमने एरिक्सन की थ्योरी को याद कीजिए, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, बच्चा खुद करके सीख रहा होता है ना। तो आप सारी ना साइकोलॉजिकल थियरी जो है ना, उनको साथ को जोड़कर उनके एग्जाम्पल लाके ऐसे मिला मिला के देखेंगे ना, तो ऐसे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि वो थियरीज जो है वो तो एक जनरल प्रिंसिपल किसी ने बनाए हैं इन्हीं एप्लीकेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो अगर आपको जनरल प्रिंसिपल थोड़ा सा याद आएगा तो ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एरिक्सन वाली इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में देखा कि बच्चा जो है वो इंडस्ट्री यानी खुद अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस और खुद कुछ करना चाहता है। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, हाँ, बच्चा जो अपने सहपाठियों के साथ खेलता है, उनके साथ काम करता है, उनके हम उम्र वालों के साथ घूमता है, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसका आंसर है अचीविंग अ मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल। ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लेट चाइल्डहुड का, क्योंकि ये एडोलेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन। नॉर्मल मैच्योरेशन ये है कि बच्चा जो है लगभग इस दौर पे इतनी भाषा सीख लेगा, अगर हम भाषा का एग्जांपल देखें। मगर अगर आप पहले से ही एडवांस में ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप बहुत प्रिंट रिच इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? अब वो मेथड पे डिपेंड करता है, देने वाले पे। अब देने वाला बहुत ही ज्यादा प्रेशर और ये सब कर देगा ना, तो बच्चा जो है वो लर्निंग यानी अधिगम करने में ही उसको दिक्कत होने लगेगी, उसको बर्डनसम लगने लगेगा। और अगर बहुत अच्छी तरह कर रहा है तो वो उसकी डेवलपमेंट में एड करेगी, यानी उसके विकास में मदद करेगी। तो वो बेनिफिशियल और हार्मफुल हमारा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज इन ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में आप कैसा मेथड यूज कर रहे हो। ऑब्वियसली आप ऐसा मटेरियल तो दोगे नहीं कि आप दूसरी के बच्चे को आप अलजेब्रा पढ़ाने लगोगे, क्योंकि उसकी मैच्योरेशन उस तरीके की, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई नहीं है। हाँ, मगर आप क्या कर रहे हो, अगर दूसरी के बच्चे को तीसरी का मैथ का कुछ ऐसे एग्जाम्पल लाते हुए अच्छी तरह मेथड यूज करते हुए कर रहे हो, तो वो ट्रेनिंग देने में उसकी मैच्योरेशन वो जैसे अगले स्टेट पे कर देता, काम करने वाला था। तो अगर आपने देखा गिफ्टेड है और आप उसकी मदद करने लगे तो उससे उसको बेनिफिट हुआ। और अगर आपने क्या किया, आपने जो है बहुत सारा करिकुलम उस पर लाद दिया, तो ट्रेनिंग जो कि उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं थी, उससे क्या हुआ, उसकी डेवलपमेंट विकास ही रुक गया, क्योंकि उसने कुछ अधिगम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो परिपक्व ही नहीं है उतना। तो जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो बिल्कुल अर्ली से करने लग जाते हैं कि खिलाड़ी हम बचपन से ही बनाने लगेंगे। मगर अब ये है कि अगर आप बचपन से खिलाड़ी बनाने लगोगे, उनकी ट्रेनिंग कराने लगोगे, तो उसमें जो करवाने वाला है ना, प्रशिक्षण देने वाला बंदा, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि वो किस तरीके से करेगा। अगर वो इस तरीके की बिल्कुल ही बच्चों को स्टार्टिंग में बिल्कुल थका के डाल देगा, तो फिर क्या करेंगे वो बच्चे, फिर आगे स्पोर्ट्स में आएंगे ही नहीं। तो डिपेंड करता है मेथड आपने ट्रेनिंग में यूज करने वाला बंदा कैसा है और वो कौन से मेथड यूज कर रहा है, तो वो बता देगा कि आपकी जो नॉर्मल मैच्योरेशन की जो पेस है, यानी कि जैसे आप परिपक्व हो रहे हो, अगर उसको बंदा बढ़िया होगा तो वो एड ऑन होके बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अगर बंदा बढ़िया नहीं है और मेथड भी बढ़िया नहीं है, तो जो आपकी नॉर्मल मैच्योरेशन हो रही थी ना, आप नॉर्मली जितना एक कर पाते अपनी परिपक्वता यानी अपने आप से कर पाते, उससे भी आप नीचे ढलक जाओगे। हाईली बेनिफिशियल विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन स्किल्स, नहीं भाई, कॉमन स्किल्स की इसमें कोई बात नहीं है। हार्मफुल फ्रॉम एन ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, भाई इसके बेनिफिट भी है और फायदे और नुकसान दोनों है, तो सिर्फ हार्मफुल नहीं कह सकते। फिट फ्रॉम अ लॉन्ग रेंज पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी नहीं। तो ये बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों हैं, मगर डिपेंड करते हैं कराने वाले के, प्रशिक्षण देने वाले पे, और वो प्रशिक्षण देने वाला कौन से तरीके यूज कर रहा है। इसके एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ये वही हो गया ना, जैसे कि आप देखिए 11th-12th में IIT JEE एग्जाम तो आपको 12th के बाद देना होता है, मगर 10th के बाद भी क्रैश कोर्स में डलवा देते हैं, ठीक है, बच्चों को कि तुम पढ़ो, कोचिंग लेने लग जाते हैं। अब उससे क्या होता है, बेनिफिशियल तब हो सकता है अगर बच्चे का जो नॉर्मल मैच्योरेशन हो रहा है, यानी जो समझ बन रही है उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर, और जो वो कोचिंग में कर रहा है वो उसके साथ
मेल खाती है और जो मेथड से वो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया है और उसको समझ में आ रहा है, फिर तो फायदा है। अगर कोचिंग जो है वो कुछ और ही पढ़ा रही है और जो उसका स्कूल का करिकुलम है वो कुछ और है, तो भाई वो उसके लिए हार्मफुल हो गया, उसको समझ में ही नहीं आएगा। आईआईटी जेईई क्रैक करना, जो जिसकी आप एडवांस ट्रेनिंग ले रहे हो, वो तो गोल ही दूर रह गया, क्योंकि वो बच्चा जो है वो तो दो चीजों को अलग ही अलग देख रहा है। आईआईटी जेईई की ट्रेनिंग को अलग देख रहा है, उसके क्रैश कोर्स को, और जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको अलग, तो वो तो उसके लिए हार्मफुल हो गया ना। तो ट्रेनिंग इन एडवांस बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज इन ट्रेनिंग। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, यानी तूफान, बिजली चमकना और राजू का डरना। बिजली और डर। कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। ठीक है, राजू का उछलना सीखने के इस सिद्धांत का उदाहरण क्या है? भाई ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, वही कुत्ते वाली बात है जो पेवलोव ने किया था। उसके इसमें राजू क्या हो रहा है, राजू जो है बिजली जो चमक रही है उसकी बार बार पेयरिंग हो रही है डर के साथ, और अब जो बिजली चमक गई यानी कि आपका जो है कंडीशन स्टिमुलस, उससे ही बच्चा जो है वो डरने लग गया। तो ये हमारी एक पेयरिंग हुई ना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, तो इसलिए ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी नहीं है। ऑपरेंट रीइंफोर्समेंट वगैरह की कोई इसके अंदर बात नहीं है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? अभी पॉजिटिव पनिशमेंट जो होती है ना, इसको प्रेजेंटेशन टाइप पनिशमेंट भी कहते हैं, यानी कुछ चीज जो है आप पेश कर रहे हो जिसके कारण आप जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोकना चाहते हो। ठीक है, वो होती है हमारी पॉजिटिव पनिशमेंट। रिडिक्यूल बाय फ्रेंड्स, यानी मित्रों के द्वारा हंसी मजाक बनाना, भाई ये तो है पॉजिटिव, मतलब उपहास बनाना, हंसी मजाक नहीं, मतलब उसकी बेइज्जती करना। रिडिक्यूल यानी बेइज्जती, तो एक तरीके से बेइज्जती करना, कुछ पेश किया ना आपने, तो ये तो एक पॉजिटिव पनिशमेंट है। ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स, अब ये जो है ये नेगेटिव पनिशमेंट है। आप जो है बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते थे मगर उस टाइम को हटा लिया गया, तो वो कहलाता है हमारा नेगेटिव पनिशमेंट, ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव यानी कुछ पेश करना, प्रेजेंटेशन टाइप। सीज नैगिंग, मीन मेक निकालना बंद कर देना। अब इसके अंदर ये क्या है, सीज नैगिंग जो है ना, ये एक तरीके की नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आपने मीन मेक निकालना बंद कर दिया ताकि आप एक बिहेवियर जो चाहते थे वो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाए, तो ये कहलाएगी हमारी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, हमें पूछना है पॉजिटिव पनिशमेंट, तो वो है रिडिक्यूल बाय फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टुवर्ड्स अ गोल, मोटिवेशन मदद करती है एक गोल की तरफ जाने में, ये बात तो सही है। सेटिस्फाइज द पर्सनस बायोलॉजिकल नीड्स, बिल्कुल सही। बच्चे जो बंदे की शारीरिक चीजों को, नीड्स को, आवश्यकताओं को फुलफिल करती है, बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स इन अचीविंग अ साइकोलॉजिकल एम्बिशन, ये हो गई बिल्कुल सही। ये हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन जैसे हमने पढ़ा था, जो कि मैककिलेंड ने दिया था। हाँ, ये हेल्प करती है अचीव करने के लिए एक साइकोलॉजिकल एम्बिशन, मोटिवेशन एनर्जाइज करता है, एक गोल को रीच करने के लिए आपको प्रेरित करता है। इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ये जरूरी नहीं है कि आपको अनप्लीजेंट सिचुएशन से दूर रखे। आप जो है एक अनप्लीजेंट सिचुएशन के दौरान भी आप जो है मोटिवेट होते होते बढ़ते रहे। जैसे कि आपकी अनप्लीजेंट सिचुएशन है, यानी आपके घर में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं रीट के पेपर की तैयारी करने के लिए, फिर भी आप आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है कि मुझे लगना है, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। अवे थोड़ी है आप अनप्लीजेंट सिचुएशन में, आप उस घर में रहते हुए ही तैयारी कर रहे हैं और प्रेरित है, अभी प्रेरित है नौकरी लगने के लिए, तो वो हमारा मोटिवेशन होता है। और अनप्लीजेंट सिचुएशन से अवे रखना ये कोई नहीं है स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट, तो ये इसका आंसर है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? टेम्पररी चेंजेस होते हैं बिहेवियर में। अगर हमने कोई कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर दिया है किसी स्टिमुलाई से, तो वही वो कहलाता है हैबिट बनना, यानी हैबिचुएशन, अभ्यस्तता। अब जैसे कि आप टेम्पररी एक हैबिट बनने को आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने सुबह उठ के रोज मेडिटेट करने की एक हैबिट बना रही, वो एक टेम्पररी चेंज है बिहेवियर। आपने कंटिन्यूअस एक्सपोजर देखा कि घर वाले भी सब सुबह उठ के मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपने भी वो एक एक्सपोजर मिला आपको स्टिमुलाई का, और आपने भी वो टेम्पररी चेंज अपने अंदर लिया है कि आपने भी एक हैबिट बना ली, यानी एक अभ्यस्त हो गए, एक आदत बना ली कि मैं भी सुबह उठ के ध्यान लगाया करूंगा, तो वो कहलाता है हमारा अभ्यस्तता। लर्निंग जो होती है ना, वो रिलेटिवली परमानेंट होती है। अगर आप सारी उम्र फिर उठ के रोज मेडिटेशन करने लग जाओगे ना, और वो परमानेंट होती है। हैबिट जो होती है वो टेम्पररी होती है, क्षणिक होती है।
और लर्निंग जो होती है वो परमानेंट होती है। ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस होता है। टेम्पररी लर्निंग कोई शब्द नहीं होता, हैबिचुएशन उसका नाम, एक पर्टिकुलर टर्म है, वो यूज करा गया है, तो हैबिचुएशन ही इसका आंसर है। मोटिवेशन तो आपको एनर्जाइज और अराउज और यानी आपको प्रेरित करता रहेगा अपने गोल तक रीच करने के लिए, वो होती है मोटिवेशन। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए टीचर को बच्चों के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए? सबसे पहला, कोअर्सिव परसुएशन, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी कर लेना। बच्चों के ऊपर दबाव तो बनाना ही नहीं है, अपनी बातें तो थोपनी ही नहीं है, यही इसका आंसर है कि ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, रेपिटेशन ऑफ आइडिया और एजर्शन, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार करना। अब एक चीज को आप रिपीट करेंगे अलग अलग तरीके से, बच्चे को ऑनेस्टी के एग्जांपल दे रहे हैं कि ईमानदारी की कोई कहानी भी सुना रहे हैं, कोई अखबार की कटिंग भी सुना रहे हैं, तो एक आइडिया को आप बच्चे को धीरे धीरे परसुएड, आप जो है बच्चे को धीरे धीरे एजर्ट कर रहे हैं, आप परसुएड भी कर रहे हैं, मगर आप कोअर्सिव परसुएशन नहीं कर रहे। जैसे ए में जो था ना वो कोअर्सिव परसुएशन है, यानी दबाव में राजी कर रहे हो। बी में जो है आप बच्चे को उस तरफ आप लेकर जा रहे हो एग्जाम्पल के थ्रू, आइडियाज के अलग अलग भिन्न तरीके से प्रोड्यूस करके, तो ये तो आप कर सकते हो, मगर थोपो मत। एंडोर्समेंट बाय एन एडमायर्ड पर्सन, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। किसी एडमायर पर्सन यानी कि जिसको वो मानते हैं, यानी कि किसी स्पोर्ट्स खिलाड़ी को मानते हैं या किसी को मानते हैं, अगर वो उन क्वालिटीज को एंडोर्स करेगा यानी उसको प्रभाव करेगा, तो वो बच्चे जो है उसकी तरफ उनमें एटीट्यूड चेंज आ सकता है। जैसे कि आप विराट कोहली को, कोई क्रिकेट में बच्चे इंटरेस्टेड है और एक एडमायर विराट कोहली को एडमायर करते हैं, तो उसके अंदर जो क्वालिटी है कि लगे रहना, मेहनत करते रहना, तो उसकी वो चीजें लाकर टीचर बच्चों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि आप अपना एटीट्यूड बदलो और आप भी मेहनती बनो। एसोसिएशन ऑफ द मैसेज विद अ गुड फीलिंग, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। किसी चीज के साथ आप गुड फीलिंग्स, आप अफेक्टिव डोमेन को जोड़ देते हो ना, तो जो आपका जो मैसेज है ना उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। अब वो कहते नहीं है कि जैसे कि कोई मैसेज है, एक तो सीधा सीधा बोल दो और दूसरा किसी के साथ पूरे भावनाओं के साथ बोलना, तो भावनाओं के साथ जुड़ी हुई चीज जो होती है ना वो हमें ज्यादा टच करती है, फील करती है, यानी हम ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं उसके साथ। तो ऐसे ही मैसेज को अगर गुड फीलिंग के साथ किया जाए, जिससे बच्चे खुद उसका पार्ट महसूस करें, उसको बढ़िया लगे सुन के, उनको उसका जानने को अच्छा लगे, तो वो जो है उस मैसेज को ले लेंगे और अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे। मगर जबरदस्ती कोअर्सिव परसुएशन से यानी अपनी अपनी थोप के आप नहीं कर सकते, दबाव से बच्चे का एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला, अचीवमेंट मोटिव इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही, आप उपलब्धि की तरफ बढ़ते रहेंगे तो आपको एक गोल मिलता रहेगा जिसको पाने के लिए आप लगे रहेंगे। जैसे कि आज की डेट में आपके पास गोल है कि रीट का एग्जाम क्वालिफाई करना, उसको अचीव करना, तो आपके सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, मतलब आपको मोटिवेट करता रहेगा ना। आप ऐसे हौसले पस्त होके कि कुछ नहीं रहा जिंदगी में, ऐसा नहीं रहेगा ना। आपको एक गोल है जो आप पाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए लगे रहेंगे। द सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल पोटेंशियलिटीज एम्फसाइज द अचीवमेंट मोटिव में बी क्लासिफाइड एज अ ग्रोथ मोटिव, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है, अगर आप नौकरी लग गए और उसके बाद आप उसी चीज क्षेत्र में टीचर में बढ़िया करना चाहते थे, तो वो आपका एक तरीके से ग्रोथ मोटिव हो गया ना, यानी आपके सेल्फ से जुड़ गया, आपके खुद के पोटेंशियल को वो निकाल के देखेगा। अचीव करना और जो चीज जिसमें आप करना चाहते थे अचीव, तो वो चीज कहलाएगी ग्रोथ मोटिव, क्योंकि वो आपके खुद से जुड़ी हुई होगी, क्योंकि वो गोल वही क्षेत्र है जिसमें आप बढ़िया कर सकते हो, जो आपने अपने लिए चुना है। अगर आपने सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही नौकरी को चुन रहे हो, तो वो एक अचीवमेंट मोटिव, ग्रोथ मोटिव नहीं होगा। अगर आपको नौकरी पाना और साथ के साथ आप ये समझते हैं कि मैं एक अच्छी टीचर हूं, एक बढ़िया कर सकती हूं, तो वो एक हमारा ग्रोथ मोटिव हो जाएगा। अचीवमेंट के अंदर ग्रोथ का कंसेप्ट भी ऐड हो जाएगा। द स्ट्रेस इज ऑन कंपटीशन अमंग पीपल, द अचीवमेंट मोटिव कैन बी कंसिडर्ड अ सोशल मोटिव, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि प्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। सो चारों ही बातें सही है, इसका आंसर है डी। अचीवमेंट मोटिव की जो बात थी ना भाई, ये मैककिलेन ने की थी।
ठीक है, और ये अमेरिका के थे। अब फिर दोबारा 6 से 10 साल का बच्चा, यानी कि हमारा लेट चाइल्डहुड का बच्चा, चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन। अब बच्चा जो है ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में लेने लग जाता है, रिलीजन में, धर्म की बातें तो भाई बहुत बड़ी है, बाद में बच्चा लेता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर में नहीं, सेक्स में, यौन संबंधों में, ये तो एडोलेसेंस में लेता है बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट। ठीक है, विद्यालय में, वो स्कूल में जाने लगा है लेट चाइल्डहुड में, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड है, प्राथमिक विद्यालय में जाने वाला बच्चा है, उसे स्कूल जाना बढ़िया लगता है, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसका प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का स्कूल में होता है। यही इसका आंसर है। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। अब ये बात जो की थी भाई, ये साइको एनालिटिकल थियोरी ने की थी, और साइको एनालिटिकल थियोरीज के अंदर जो हमारे फ्रॉइड थे, उन्होंने कहा था कि हमारा 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है अनकॉन्शियस, जो कि हमारा छिपा हुआ है, उसके ऊपर होता है हमारा प्री कॉन्शियस, और फिर होता है हमारा कॉन्शियस, जो कि हमारा चेतन, यानी कि बिल्कुल जागरूक तरीके से हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो कॉन्शियस है। और इसको ट्री पार्टाइट डिवीजन में कहा गया कि उसके अंदर फिर 3 चीजें होती हैं। एक होती है इड, जो प्लेजर पे काम करता है, राक्षस जैसा होता है कि अपनी अपनी चलाना, अपने मन की करना। जो इड होता है ना, तो फिर वो पूर्ण रूप से अनकॉन्शियस के अंदर दबा हुआ होता है। आप देखिए कि ये जो ये इड वाला पोर्शन है, ये वाला, ये पूरी तरीके से अनकॉन्शियस में डूबा हुआ है ना। ठीक है, अब हमारे जो होती है सुपर ईगो, सुपर ईगो यानी कि जो कि हमारी नैतिक वाली बात करती है, क्या सही है क्या गलत है, समाज के नियम मानने चाहिए, तो वो सारी नैतिकता भरी एंजल वाली बात वो सुपर ईगो करती है। अब सुपर ईगो जो होती है ना, वो भी अनकॉन्शियस में डूबी हुई होती है, मगर उसका कुछ पार्ट जो होता है वो कॉन्शियस में भी होता है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद आती है ईगो। ईगो जो होती है वो बैलेंस मेंटेन करके रखती है इड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में, यानी कि वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी सच्चाई वाले प्रिंसिपल पे। वो ना तो उसकी बहुत ज्यादा इड की बिल्कुल जानवरों वाली बातों को सही मान लेती है, और ना सुपर ईगो की भगवान वाली बातें, मतलब कि हाँ ऐसे ऐसे नैतिकता वाली, उनको मानती है। उन दोनों बातों के बीच में बैलेंस मेंटेन रखती है ईगो। और देखिए ईगो जो होती है मोस्टली हमारी कॉन्शियस लेवल पे होती है, यानी कि आप उस तरीके की बातें बिल्कुल अपने व्यवहार में दिखाते हो और बोल सकते हो। इन सारी बातों की बात साइको एनालिटिकल थियोरी के अंदर की गई है, जो कि फ्रॉइड ने की थी। ट्रेड थियोरी जो है वो तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, वो भी इसका आंसर नहीं है। टाइप भी पर्सनैलिटी वाली है, और व्यवहारवादी वाली थियोरीज भी इसका आंसर नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित हो रहा है? भाई ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उन्होंने अपना जो गुस्सा था, जो वो खेलने चले गए, उन्होंने अपने खेल के फील्ड में उसको निकाल दिया, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि कोई अपने बॉस से चिड़चिड़ा है और घर आके बीवी बच्चों को डांट दे, तो अपने से कमजोर पे कर दिया। अब बच्चा जो है वो गुस्सा आ रहा है उसका, वो बड़ों को तो थोड़ी डांट सकता है, वो समझता है कि मैं बड़ों को नहीं डांट सकता, मैं इतना पावरफुल नहीं हूं। तो वो क्या करा गया, वो प्ले ग्राउंड में जाके खेलने लग गया और उसने अपने एंगर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है प्रक्षेपण का, यानी कि अपनी गलतियों का ढीकरा किसी और पे फोड़ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब आप जो है अगर आप इसका एग्जांपल देखें कि खुद का एग्जाम क्वालिफाई ना करने के लिए दूसरों को दोष देते रहना, खुद की कमी ना देखना। रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है जैसा कि आप सोच रहे हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट करना। एक बंदा है, उसको दूसरा बंदे की बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और वो चिड़, मतलब अंदर ही अंदर उसे बुरा लग रहा है कि ये जाए यार, मेरा पीछा छोड़े, और मगर वो मुंह पे जो है वो हंसे जा रहा है, मतलब एक तरीके से टोटली ऑपोजिट बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो कहलाता है रिएक्शन फॉर्मेशन। सब्लिमेशन, उदातीकरण या मार्गांतीकरण, इसका मतलब ये है कि आप जो है अगर कोई बहुत ही एक्टिव है, गुस्सैल है, या फिर उसके अंदर बहुत ही एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, ऐसे बंदे को डिस्ट्रक्टिव, यानी वो गुंडा ना बन जाए, और उसको क्या किया, मिलिट्री में कर दिया, यानी देश सेवा में, फिर उसकी एनर्जी चैनलाइज कर दी और वो बहुत अच्छा सैनिक, सिपाही, मेजर बन गया, तो वो कहलाता है हमारा सब्लिमेशन। यानी उसकी एनर्जी जो गलत जगह पे जा रही थी उसको चैनलाइज करके सही जगह पे मार्गांतीकरण कर देना। सब्लिमेशन ही एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव नेचर का है, बाकी सारे नेगेटिव नेचर। एडजस्टमेंट मींस अकोमोडेटिंग वनसेल्फ टू वेरियस सर्कमस्टांसेस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई। समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके नीड्स को, आवश्यकताओं को। आवश्यकताएं जब सेटिस्फाइड होंगी तो बंदा जो है वो समायोजित स्थापित करेगा। भाई नीड जो होती है ना, वो देती हैं गिव्स राइज टू, क्योंकि नीड आवश्यकता वो राइज करती हैं हमारी ड्राइव को,
या फिर मोटिव को। और मोटिव जो होता है वो एक एनर्जी या फोर्स होता है जो कि चीजों को चला के रखता है कि जब तक हमारा गोल यानी कि टारगेट अचीव ना हो जाए। और जब टारगेट अचीव हो जाता है फिर कोई नई नीड आपको चाहिए होती है। तो ये एक साइकिल होती है, इसको याद कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट जब होगी जब आप जो है वेरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर, विपरीत परिस्थितियां या कैसी भी परिस्थिति हो उसके अंदर आप जो है अपनी आवश्यकताओं को अनुकूलन करते हैं और उनको संतुष्ट करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस? निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? आप ये देखिए, डेलिक्वेंसी यानी कि बाल अपराध, भाई ये तो करता है, भावनाओं से जुड़ा हुई बात है, बिल्कुल सही है। बुलिंग नेचर, कमजोर को डराने वाला, तो ये भी करता है। वो आप इमोशनली खुद ही डिस्टर्ब हो जब भी आप दूसरे के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो और उसको चिढ़ा रहे हो। ट्रूएंसी, भगोड़ापन, आप सामूहिक रूप से भड़के हुए, मतलब आप जो है वो सही स्टेबल उसके नहीं हो, तभी तो आपके अंदर उस चीज से, जगह से भागने की टेंडेंसी डेवलप हो रही है। ऑटिज्म, स्वलीनता, यही इसका आंसर है, ये इमोशनल डिस्टर्बेंस का नहीं है। ऑटिज्म जो है वो तो ये जन्मजात हुआ जिसके कारण बच्चा जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना रहता, अपने में खोया खोया रहता है। और ये ऑटिस्टिक जो है ये हमारा RPWD एक्ट था ना हमारा, जो 2016 में आया, राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो उसके अंदर ऑटिज्म एक तरीके की डिसेबिलिटी है। बाकी ये डेलिक्वेंसी, ट्रूएंसी, बुलिंग नेचर, ये तो एक तरीके का सामूहिक रूप का भावनात्मक बाधा है। ये जो ऑटिज्म तो है ये तो एक हमारी डिसेबिलिटी है, याद रखिएगा आप। सामाजिक रूप से बच्चा अपने में खोया खोया रहता है और ये जन्मजात होती है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। अब डिसेबल बच्चों को एक साथ, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है, इसके अंदर समावेशित शिक्षा की बात है, यानी कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ इन सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाइए, क्योंकि अल्टीमेटली इन सबको मिलकर समाज का पार्ट बनना है। तो समावेशी शिक्षा की बात की जाती है। मुख्य धारा में रहना इंक्लूसिव के अंदर अपने आप आ जाता है। इंक्लूसिव एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर मेन स्ट्रीमिंग इंक्लूडेड है, यानी आप उन बंदों को मुख्य धारा में ला रहे हो, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। इंटीग्रेट, हाँ उनको आप समाकलन कर रहे हो, आप इंटीग्रेट कर रहे हो, उनको एक साथ ला रहे हो, वो भी है, वो भी इंक्लूसिव के अंदर ही आ जाता है। मगर इंक्लूसिव अपने आप में एक, जैसे छाता एक बड़ी टर्म होती है ना जिसके अंदर छोटी छोटी आ जाती है, जब हमारी बड़े वाली ही आ रही है तो हम छोटे वालियों को क्यों लगाएंगे। और इंक्लूसिव जो है वही है जिसके अंदर आप एजुकेशन दे रहे हो डिसेबल की नॉर्मल के साथ एक क्लासरूम के अंदर, और साथ के साथ आप एक स्पेशल एजुकेटर भी रिक्रूट कर रहे हो जो इन बच्चों के लिए अलग से उनकी कोई नीड है तो उसमें उनकी मदद करे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, यानी मानसिक मंदता का कौन सा लक्षण नहीं है? पहला, IQ जो है वो 25 से 30 के बीच में होता है, बिल्कुल सही, ये तो लक्षण है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। अब आप देखिए कि मेंटल रिटार्डेशन हमारी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड होती है। जो हमारी प्रोफाउंड और सीवियर वाले होते हैं ना, तो वो दैनिक एक्टिविटी भी नहीं कर पाते, माइल्ड और मॉडरेट तो कर लेते हैं। तो ये आंसर थोड़ा बहुत ठीक है, तो हम लगा सकते हैं कि धीमी गति से सीखना तो है ही, कि धीमी गति से सीखते हैं, तो ये हो सकता है। और नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स में हम इसे नहीं डाल सकते। पुअर एडेप्टेशन विद द एनवायरमेंट, हाँ वातावरण के साथ अनुकूलन करने में कठिनाई होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। इंटरपर्सनल रिलेशन, अंतरव्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना, ये जरूरी नहीं है ये हो, तो यही इसका आंसर है। इंटरपर्सनल रिलेशन जो है मेंटल रिटार्डेड के, जरूरी नहीं है अपनी माँ के साथ जो है, अगर ऐसे बच्चा है तो वो जुड़ाव है, उसका रिलेशनशिप तो है ना, तो वो पुअर ही हो कि कोई सामाजिक रूप से, वो तो एक ऑटिज्म वाले का ये फीचर होता है, मेंटल रिटार्डेशन वाले का फीचर नहीं है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण है टीचर का रोल और स्कूल का इन्वॉल्वमेंट। टीचर जैसा रोल प्ले करेगी और जैसा वातावरण स्कूल के अंदर देगी, कैसी गतिविधियां कराएगी, कैसी करिकुलर एक्टिविटी कराएगी, कैसा बच्चे को इंटरेस्ट केटर करते हुए उसको बच्चे की मटेरियल पेश करेगी, वो जो है वो डिटरमाइन करेगा बच्चों की अच्छी मानसिक स्वास्थ्य को। प्रोविजन फॉर करिकुलर एक्टिविटीज, सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, मगर कराएगा कौन? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? टीचर, तो इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ बच्चों को पेश करने के लिए दिया जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो,
तो इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए क्या चाहिए कि टीचर इस तरीके की हो ना, लोकतांत्रिक पद्धति की, कि वो बच्चे को मौका दे। अब टीचर ही है, वो अपनी अपनी चलाए और बच्चे की ना सुने तो फ्रीडम एक्सप्रेशन की रहेगी ही कहाँ। तो टीचर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, हाँ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट यानी अलग अलग तरीके के बच्चों की अलग अलग रुचियां हैं, तो उसके लिए कैसा सामान देना चाहिए, कैसे कोई गिफ्टेड बच्चा है या टैलेंटेड है उसकी कैसी मदद करनी चाहिए, किसका क्या इंटरेस्ट है, किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसको कैसे और भुनाया जा सकता है, कैसे मदद की जा सकती है, तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा। वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट को कौन केटर कर पाएगा, टीचर का रोल है, और स्कूल इन्वायरमेंट का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर जो है ना भाई वो आईवी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, याद रखना, ठीक है। और बच्चा जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डीवी आश्रित चर। बच्चा जो होगा ना वो आश्रित होगा टीचर चर के ऊपर, क्योंकि वो जो है वो सारे करिकुलर एक्सपीरियंस को उसके लिए अरेंज करेगी। चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है पहला, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। हाँ वार्षिक आय कम है ये बात अपने आप में तो ठीक है, मगर पूर्ण रूप से सही नहीं है, तो इसलिए अभी इसे छोड़ देते हैं। दूसरा, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। हाँ ये भी है कि वंचित वर्ग में आते हैं, ठीक है। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ये भी ठीक है। अब चौथा ऑप्शन अपने आप में देखिए वो कैसा एक अम्ब्रेला टर्म आ जाती है। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, वो हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वो हुई हमारी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि सरकार ने एक बना दिया कि पॉवर्टी लाइन यानी इतने रुपए कमाने चाहिए साल में, अगर उससे कम कमा रहे हो तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आओगे। तो वो किसने डिटरमाइन किया, वो क्राइटेरिया वो सरकार ने डिटरमाइन किया। तो लो इनकम है मगर कितनी है, तो वो जो मापदंड है वो सरकार ने डिटरमाइन किया, तो इसलिए आंसर डी है। डिसएडवांटेज ग्रुप, हाँ डिसएडवांटेज ग्रुप में वो आते हैं कि यानी उनको वो एडवांटेजेस पोजीशन पे नहीं है, यानी पॉजिटिव पोजीशन में नहीं है, मगर डिसएडवांटेजियस जो पोजीशन है यानी कि जो वंचित है, तो वंचित वर्ग को डिटरमाइन किससे किया जा रहा है, सरकार के मापदंड से, जो कि उसने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया है। यही इसका आंसर है डी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्टित किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। अब आप देखिए स्टार्टिंग में हमारा जो हमारा आरटीई एक्ट है 2009, उसने कहा था जो हमारा प्राइमरी लेवल पे है ना, तो 30 बच्चों पर एक टीचर होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा अपर प्राइमरी लेवल है यानी सेकेंडरी भी मान लीजिए या मिडल मान लीजिए, उसके अंदर उसने कहा था कि 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होनी चाहिए। अब ये तो एक जनरल बात थी। अब मगर इस क्वेश्चन में उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बोला कि 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो क्या रेशो होनी चाहिए। उसके लिए आपको इस आर्टिकल को और ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, अगर हमारे 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर हो गई, 30 पे 1 थी तो 60 पे 2 हो गई, ठीक है सही है। अगर 3 टीचर हैं यानी 61 से लेकर 90 बच्चे हैं मान लीजिए लगभग, तो 90 मैक्सिमम हो गए। तो 90 मैक्सिमम हो गए तो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 इंटू 3, तो 3 टीचर हो गई 30 बच्चों पे, 30-30 का अगर हम सेक्शन बना दे, अगर मैक्सिमम 90 है तो। अब हमारे 191 से 120, इसके लिए हमारी 4 टीचर हो गई, क्योंकि 120 को अगर आप 30 से भाग करेंगे तो 4 आ गई, और 5 टीचर हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ पे चेंज आया है, अब हमारी 5 टीचर हो गई 121 से 200 तक। उन्होंने अब जो है वो 30 पे यानी 150 पे 5 टीचर नहीं दी, जबकि 200 तक 121 से 200 तक 5 टीचर दे दिए हैं, तो ठीक है। और उसके बाद क्या कहा गया है कि अगर आपका 150 से ज्यादा नंबर हो जाता है तो आपका एक हेड टीचर होगी अदर देन 5 टीचर्स, अगर हमारा 150 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। और प्यूपिल टीचर रेशो किसी भी हालत में, अब हमारा 121 से 200 तो हो गए, अब तो हमारी 5 टीचर हो गई, तो अब तो प्यूपिल टीचर रेशो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि आप देखिए 200 को आप कैसे लिख सकते हैं, 40 इंटू 5, ठीक है। अब 40 बच्चे मैक्सिमम हो जाएंगे और तो वो 5 टीचर हो पाएंगी,
ठीक है। तो मैक्सिमम जो है अगर हमारे 200 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हमारी प्यूपिल टीचर रेशियो मैक्सिमम 40 तक जा सकती है। और हमें ज्यादातर तो कोशिश करनी चाहिए कि वो 30/1 हो, और ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे 200 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो हमारी 40:1 हो सकती है, यानी 40 बच्चे एक क्लास में और तो एक टीचर। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 40 है। अब इन्होंने देखो वो 200 वाला कंसेप्ट लाके थोड़ा कंफ्यूजन करने की कोशिश की। नॉर्मली होता तो आप 30 लगाए जाते, मगर ये 200 से ज्यादा वाला आ गया तो उसमें मैक्सिमम हमारा पीटीआर जो होना चाहिए वो 40 ही होना चाहिए, 41 नहीं होना चाहिए कि 41 बच्चों पे एक टीचर, 40 मैक्सिमम है और 30 हमारा सबसे बढ़िया है जो कि हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। इसी दौर पे हम जो है वो 6 से 8 का भी देख लेते हैं कि एटलीस्ट एक टीचर होनी चाहिए पर क्लास, सो दैट देयर शैल बी एटलीस्ट वन टीचर, एक नेसेसरी टीचर हो हमारी साइंस और मैथ पढ़ाने वाली, एक एसएसटी पढ़ाने वाली और एक लैंग्वेज पढ़ाने वाली। 35 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वेयर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इज अबव 100, या फिर 100 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन है तो वहां पे एक फुल टाइम हेड टीचर होनी चाहिए, हेड मास्टर होना चाहिए। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर होने चाहिए आर्ट के एजुकेशन के लिए, जो कि कला की एजुकेशन दे, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के लिए और वर्क एजुकेशन के लिए पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए जहां पे 100 से ज्यादा बच्चे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, वो बताना है हमें। इट इज कंडक्टेड बाय टीचर्स एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल्स, बिल्कुल सही। एक्शन रिसर्च के अंदर जो क्लास में एक अनसेटिस्फाइड सिचुएशन होती है उसको लेकर टीचर खुद ही शोध करता है और उसके रीजंस खोजता है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो एक एक्शन रिसर्च कराती है। तो ये टीचर कंडक्ट करती है, एजुकेशनल प्रोफेशनल कंडक्ट करते हैं, ये बात तो सही है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इट इज कंडक्टेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, हाँ आपकी जो है विशेष समस्या है, आप कक्षा में देख रहे हैं कि मैं गणित का एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो आप उसके कारण खोज कर रहे हैं, तो और उसके बाद आपको जब वो मिल जाते हैं तो ये एक तरीके की एक एक्शन रिसर्च है, तो वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हुई ना, बिल्कुल सही बात है ये तो, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। इट इज कंडक्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एट अ ब्रॉडर लेवल, अगर ब्रॉड लेवल की बात की जाती है ना तो वो एक्शन रिसर्च नहीं होती। ब्रॉड लेवल की जब बात हो जाती है जिसपे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो वो एक तरीके की अप्लाइड रिसर्च होती है, ठीक है, वो एक्शन रिसर्च नहीं है, तो यही इसका आंसर है। इट इज कंडक्टेड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम्स एट लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्या जो कि टीचर फेस कर रही है उसके समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए डी भी नहीं है, इसका आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग, टीचिंग शिक्षण के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमें बतानी है। टीचिंग मॉडिफाइबल है, हाँ शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, आप मुझे फीडबैक देंगे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अगर कोई चीज गड़बड़ कर रही होंगी या जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं उसे सुधारूंगी, सुधार तो शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। टीचिंग फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, फॉर्मल रूप से जो है आप स्कूल में जाके पढ़ रहे होते हैं, इनफॉर्मल तरीके से मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में कोई बात या संदेश दे दूं कि हाँ ऐसे ऐसे ये टॉपिक हो जाएगा, या फिर इनफॉर्मली आप अपने बड़ों से कोई चीज सीख लेते हैं तो वो इनफॉर्मल भी है, तो ये बात भी सही है। टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट, बिल्कुल सही है, टीचिंग साइंस भी है, पेडागोजी भी है और आर्ट भी है, यानी कि आप विज्ञान के साथ साथ कला भी है, क्योंकि कला इसलिए है क्योंकि इसमें मानव के साथ डील कर रहे हैं ना, सिर्फ साइंस होती तो जानवरों की तरह कि ऐसे ऐसे कर दोगे, ऐसे ऐसे नियम लगाओगे तो ऐसा प्रोडक्ट निकल के आएगा, ऐसा नहीं है ना। आर्ट है जीवित लोगों के साथ जिनकी अपनी भावनाएं होती हैं, जो एक दूसरे से अलग हैं, जिनके इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसको केटर करते हुए जो आप शिक्षण दे रहे हो, तो इसलिए वो टीचिंग आर्ट भी है, ये बात भी सही है, नहीं हो सकता। टीचिंग इंस्ट्रक्शन है, शिक्षण सिर्फ अनुवेशन है, ये गलत है, शिक्षण इससे भी ज्यादा है, सिर्फ जो है मैं आपको अनुदेश देती रहूं तो वो शिक्षण नहीं है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया एक आपको पीपीटी देखती हूँ, उस टेबल को प्लीज नोट कर लीजिएगा आप, मुझे ऐसा लगता है कोई भी एग्जाम हुआ उसमें ये टेबल आपको जरूर काम देगी, मुझे काफी काम दिया इसने, समझ के कीजिएगा, आपको भी काफी बढ़िया देगी, चाहे वो नेट पेपर 1 में टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, शिक्षण अधिगम से रिलेटेड आपके किसी भी टैट का पेपर हो, किसी भी टीएसएसबी का पेपर हो, उसमें ये टेबल आपको काफी मदद देगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए टीचिंग यानी शिक्षण से क्या होता है, हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब व्यवहार में परिवर्तन हम ला सकते हैं कंडीशनिंग के द्वारा या फिर ट्रेनिंग के द्वारा, जो कि हमारे टीचर ट्रेनिंग में भी हम क्या कहते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बीएड, जेबीटी, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है ना।
अब हमारी चेंज इन बिलीफ यानी हमारी सोच में परिवर्तन करना और हमारी नॉलेज ज्ञान में परिवर्तन करना, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन के द्वारा, अनुदेश के द्वारा और इंडोक्ट्राइनेशन जो कि हमारा किया जाता है, मैं आपको समझाऊंगी अभी आगे इस टेबल में, उसके द्वारा। ये याद रख लीजिएगा कि कंडीशनिंग और ट्रेनिंग यानी 1 और 2 के द्वारा तो हम बिहेवियर सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, और 3 इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्राइनेशन के द्वारा हम अपनी सोच में और अपने ज्ञान में परिवर्तन करते हैं। और टीचिंग जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, बड़ी टर्म है, जिसके अंदर हमारे कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्राइनेशन चारों बातें आ रही हैं। अब हमारा सबसे पहले देखते हैं हम कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग की आप जैसे बात कीजिए, कंडीशनिंग की बात जो की थी जैसे पेवलोव ने की थी, ठीक है। कंडीशनिंग क्या था? व्यवहार में चेंज आया, आपने जो है वो आदतें बनाई, हैबिट डेवलप कर ली, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बार बार पेयरिंग करी, जिसके कारण आपकी हैबिट डेवलप हो गई। सो आप टिपिकल हैबिट्स डेवलप कराने के लिए इसकी कंडीशनिंग करते हो। तो इसमें आप छोटी बातें करेंगे, साइकोमोटर और लो लेवल का हमारा जो टीचिंग एस्पेक्ट है उसकी इसके अंदर बात होगी। सिग्नल लर्निंग होगी, क्योंकि आपने एक तरीके का सिग्नल दिया, उससे आपने रिस्पॉन्स बनाया, उसको आपने बार बार किया, तो उसकी आपने फिर हैबिट बना ली। मेमोरी लेवल, मैकेनिकल लेवल पे ये होगा। टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, यानी मेमोरी लेवल सबसे नीचे, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग, और फिर होता है हमारा रिफ्लेक्टिव यानी चिंतन सोच वाला। तो मेमोरी लेवल की बात होगी, क्योंकि सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स ऐसी बातें हो रही है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होती है भाई हमारी ट्रेनिंग, जैसे कि आप जानवरों को देते हो और छोटे बच्चे को देते हो। आप छोटे बच्चे के अंदर हैबिट डेवलप करवा रहे हो, जैसे कि खाना खाने के बाद प्री स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को दिखा रहे हैं कि चलो हाथ धोने चलते हैं, तो इससे आप वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की एक हैबिट करवा रहे हो, तो वो कहलाती है हमारी कंडीशनिंग। हैबिट फॉर्मेशन इन स्मॉल चिल्ड्रन अबाउट अल्फाबेट और काउंटिंग, वो सब इसके अंदर इसका एक एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आती है हमारी ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग शब्द आपने बहुत बार की है, वही ट्रेनिंग करने जा रही है, ये ट्रेनिंग कर रही है, बीएड की, जेबीटी की ट्रेनिंग कर रही है। अब ट्रेनिंग से होता क्या? ट्रेनिंग है क्या भाई? ट्रेनिंग क्या है? बिहेवियर चेंज है, यानी व्यवहार में चेंज आएगा और डेवलपमेंट होगी स्किल की, ठीक है। टीचिंग स्किल, आप टीचिंग की शिक्षण कैसे किया जाता है उसकी स्किल सीखने जाते हो, वही टीचिंग ट्रेनिंग करने जाते हो। तो इसके अंदर आपकी क्या होगी? डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल स्किल। आप जिस चीज की ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो आप उसकी स्किल देखेंगे। अगर आप डॉक्टरी की ट्रेनिंग करने जा रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई करने जा रहे हो, तो आप डॉक्टर में जो स्किल चाहिए होती है वो वाली डेवलप करोगे। साइकोमोटर हायर लेवल, अब इसमें हमारा साइकोमोटर यानी मांसपेशियों से जुड़ी हुई है, मगर उसका थोड़ा सा हायर लेवल है। कंडीशनिंग में तो साइकोमोटर ही था मांसपेशियों वाला, मगर उसका लो लेवल था, इसमें इसका हाई लेवल है। इसके अंदर है हमारा चेन लर्निंग, यानी जुड़ी हुई चीजें, ये सीखा उनका आपस में क्या संबंध हुआ, ये। मगर ये भी जो है ट्रेनिंग, ये मेमोरी लेवल से रिलेटेड है, मैकेनिकल है। जैसे ट्रेनिंग दी जाती है जानवरों को और आदमियों को, और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, पढ़ना सीखना, लिखना सीखना, बोलना सीखना, इसकी जो ट्रेनिंग हुई वो ट्रेनिंग के अंदर है। अब आता है इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेश, यानी कि ऐसे ऐसे करो, इस तरीके की पेपर में आए हो भाई, रीड के इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ऐसे ऐसे करना, ऐसे गोले भरना, ये सारी बातें। अब क्या हो रहा है इंस्ट्रक्शन के अंदर? ट्रांसमिशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ट्रांसमिट हो रही है और ज्ञान का विस्तारित रूप, उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है। इम्पार्टिंग नॉलेज, मैंने ज्ञान बांट दिया, जो है मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी, ऐसे ऐसे भरो, तो ये बात आ गई। कॉग्निटिव, संज्ञान से आपने सुना समझा कि क्या बोला है, ठीक है। मल्टी डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग, आपने डिस्क्रिमिनेट किया इंस्ट्रक्शंस में और जो आपने पढ़ा था उनके बीच में, और जो आपको सही लगा कि हाँ ये है तो ऐसे ऐसे मैं गोले भरूं, ऐसे ऐसे करूं। आपकी किस पे आधार हुई? इंस्ट्रक्शन को आपने कहाँ लिया? अपनी अंडरस्टैंडिंग से, आपने समझ बनाई, उस पे लिया ना। स्कूल के अंदर जो टीच किया जाता है, यानी कि जो पढ़ाई की जा रही है, शिक्षण किया जा रहा है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, और इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप क्या दे रहे हैं? कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, नए नए कंसेप्ट बच्चे को दे रहे हैं, और नए नए प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन के तहत बता रहे हैं। अब आ गया भाई इंडोक्ट्राइनेशन। इंडोक्ट्राइनेशन शब्द यह है जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम या फिर डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, जैसे कि ये मैं एग्जांपल ये देना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं दे सकती हूँ, चलो, कि इंडोक्ट्राइनेशन के अंदर जैसे कि बिलीव की जिहाद में चले जाओ, तो मतलब कि इस तरीके से अल्लाह प्राप्त होंगे, या ये सारी तरीके की जो, मतलब आप जो है हाई लेवल पे किसी को इंडोक्ट्राइन किया जाता है, यानी कि उसको उस तरीके की बिलीव्स उसकी उस तरीके की बनाई जाए। जैसे कि चेंज इन बिलीव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, आपकी जो बिलीव्स हैं उनको चेंज करना और आपके अंदर उस तरीके के मूल्यों की विकास करना। फॉर इंटरनलाइजिंग एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, कुछ दिख नहीं रहा ऐसी नॉलेज नहीं, जो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, ऐसी नॉलेज को इंटरनलाइज करना। अफेक्टिव, ये आपके संवेगों से जुड़ी हुई होती है।
और ये जो होती है लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग पे होती है। ये सबसे बड़े हाई लेवल रिफ्लेक्टिव लर्निंग होती है। हायर एजुकेशन एडवांस इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये जो होती है इसकी एप्लीकेशन होती है। और एटीट्यूड, वैल्यूज, इन चीजों से जुड़ा हुआ इसका पक्ष है। इंडोक्ट्राइनेशन करना, तो इंडोक्ट्राइनेशन का ज्यादा टर्म मतलब उस कॉनोटेशन में आप ये ले सकते हो। तो टीचिंग के हमारे 4 पार्ट हुए: व्यवहार में परिवर्तन, कंडीशनिंग और ट्रेनिंग, बिलीफ और नॉलेज में परिवर्तन, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्राइनेशन। एनसीएफ 2005 एक हेडिंग लेकर आया, क्वालिटी डायमेंशन। उसके अंदर किस चीज को इंपॉर्टेंस दी गई? क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता आयाम। गुणवत्ता आयाम के अंदर किया गया भाई ये वाला पॉइंट डी, एक्सपीरियंस इज डिजाइन फॉर द चाइल्ड एंड करिकुलम रिफॉर्म। एनसीएफ 2005 ने बच्चे को बिल्कुल सेंटर में रखा है, ठीक है। तो उससे आप बच्चे की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हो, यानी उसको ऐसे एक्सपीरियंस देना चाहते हो, तो एक्सपीरियंस डिजाइन जो करोगे बच्चे के लिए और आप अपने करिकुलम के लिए, उससे रिलेटेड इनका क्वालिटी डायमेंशन की बात थी। फिजिकल से नहीं बात थी, बिल्डिंग से कोई बात नहीं थी। क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड टीचर, उससे भी बात नहीं थी। एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो अपने आप में देखिए डी में दोनों बातें आ रही है कि बच्चे के लिए नॉलेज से रिलेटेड भी और करिकुलम से रिलेटेड भी जो आप चेंजेस करेंगे, आप कैसा करिकुलम बच्चे को देना चाहोगे, आप कैसी कैसी उसके अंदर भाषाई गतिविधियां, कैसे कैसे आप जो है वो कॉन्सेप्ट्स को कैसे कैसे आगे बढ़ाते हुए लेके जाओगे, वो सारी बात क्वालिटी डायमेंशन के। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? भाई वो सुझाया गया है एक कि क्लास 10 के एग्जामिनेशन को ऑप्शनल किया जाए, वही इसका एक आंसर है। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, ये भी नहीं था। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, ये भी नहीं है। इनमें से भी सभी ये नहीं है। इसका आंसर है एक, कक्षा 10 की परीक्षा। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? दबाव कम करना है तो हम क्या करेंगे? शॉर्टर एग्जामिनेशन ले लेंगे। आप एक लॉन्ग टर्म पे एक ही पेपर के थ्रू असेस नहीं करेंगे, आप छोटे छोटे एग्जामिनेशन लेंगे और आप CCE करेंगे, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेंगे। तो एंड में आपकी एग्जामिनेशन में सक्सेस भी इनहेंस होगी और आपका जो है वो डर, स्ट्रेस, वो भी खत्म हो जाएगा। यही इसका आंसर है। A shift toward shorter examination. Examination to be conducted at different stages of school education. ये कोई बात नहीं है कि आप डिफरेंट स्टेजेस पे, वो तो हो ही रहे हैं। एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम, इसको तो खत्म करके कंटिन्यूअस करना है, वो बात गलत है। सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट एजेंसीज फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम, नहीं है, एजेंसीज की बात नहीं है ये। पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, यानी मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना, फीडबैक प्रोवाइड करना कि आपने जो दिया है उससे बच्चा जो है एंड में एक प्रोडक्टिव लाइफ जी पाने के लिए सक्षम है या नहीं है, तो वो सारी बातें हैं। लेबल करना स्लो लर्नर और गिफ्टेड लर्नर, ये तो गलत है, आपको लेबलिंग तो करनी ही नहीं है। ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना जिनको रेमेडिएशन मदद की जरूरत है। डायग्नोज करना लर्निंग डिफिकल्टी और प्रॉब्लम एरियाज, ये दोनों बातें हैं, जरूरी हैं, मगर बड़ा पर्पस क्या है? बड़ा पर्पस ये है कि फीडबैक मिल जाएगा, तो फीडबैक में आपका डायग्नोसिस और रेमेडिएशन दोनों ही बातें आ जाएंगी। तो एक अम्ब्रेला टर्म, बड़ी टर्म क्या हुई? प्रोवाइड करना फीडबैक कि आपने जो देना चाहते थे, जैसी आप शिक्षा देना चाहते थे, प्रोडक्टिव लाइफ यानी कि बढ़िया अच्छी अपने फुल पोटेंशियल वाली लाइफ जीने के लिए जो आप शिक्षा देने चाहते थे वो अचीव हुई या नहीं, वो पर्पस है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन क्योंकि एक बड़ी टर्म है, देखिए इवैल्यूएशन, मूल्यांकन एक बड़ी टर्म है। टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड, इसके लिए आप करेंगे असेसमेंट। इवैल्यूएशन तो आप आपके गोल से रिलेटेड होती है, जो आपने लर्निंग गोल एस्टेब्लिश किया हुआ है उससे। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? भाई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मानते हैं। आपने एजरडेल कोल ऑफ एक्सपीरियंस भी पढ़ा होगा, उसने कहा था कि हमारे सबसे नीचे जो होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस होते हैं, जो बच्चा खुद करके सीखता है, अपने हाथों से सीखता है, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे उसने बनाई थी। और यहाँ पे फिर सबसे ऊपर जो होती हैं वो तो हमारे वर्बल होते हैं, यानी कि किताबों वगैरह से जो पढ़ना, डेमोन्स्ट्रेशन इससे ऊपर यहाँ पे आएंगी, करके टीचर दिखा रही है। वीडियो स्टिमुलेशन यानी स्ट्रिप स्लाइड से वो सीख रहा है, वो भी ऊपर है, उसमें बच्चा एक्टिवली तो पार्ट नहीं कर रहा ना, खुद के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से। प्राइमरी स्कूल बच्चा जो कि अपना खुद से करना चाहता है, तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो इसलिए इसका आंसर सी है। एग्जाम की आंसर की है, आप देख सकते हैं। एक ऑप्शन में जैसे मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट जो है एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मुझे लग रहा था
जबकि आंसर की में मोटिवेशन दे रखा है, वो आप देख के करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और आपकी किसी टॉपिक को लेकर कोई दिक्कत है या कोई आप क्वेश्चन चाहते हैं मैं और डीपली डिस्कस करूं, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, और थैंक यू वेरी मच।